दोस्तों आज के इस दौर में फाइनेंशियल फ्रीडम कौन नहीं पाना चाहता। हर किसी का ये डिजायर होता है कि उनके पास ढेर सारा पैसा हो, कुछ लग्जरियां हो, पर ये सब आप तभी पा सकते हैं जब आप अपने फाइनेंशियल आईक्यू को लगातार बढ़ाते रहेंगे और कुछ ना कुछ नया सीखते रहेंगे। फाइनेंस के ऊपर ढेर सारी बुक लिखी जा चुकी है, तो उन्हीं ढेर सारी बुक में से वर्ल्ड की बेस्ट फाइनेंस बुक रिच डैड पुअर डैड की बुक समरी आज के हम इस वीडियो में लेकर आए हैं और साथ में फाइनेंस के वो 6 रूल भी हम जानेंगे जिन्हें ऑथर के रिच डैड ने उन्हें सिखाया था। और वीडियो के एंड में मैं आपको एक ऐसा प्लस पॉइंट दूंगा जो ऑथर ने अपनी लाइफ में अपनाया था और मैं खुद उसे करता हूं। इस बुक के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी पर्सनल लाइफ इस बुक में शेयर की है और पर्सनल फाइनेंस के ऐसे 6 फंडे बताए हैं जो खुद उन्होंने अपने अमीर डैडी से 30 सालों तक सीखा है, जो किसी भी आम इंसान को अमीर बनाने में सक्षम है। इस बुक में ऑथर ने अपने 2 डैडियों की स्टोरी शेयर की है, जिसमें से उनके असली पिता जो कि काफी पढ़े लिखे और पीएचडी होल्डर थे, गवर्नमेंट जॉब में होने के साथ ही वो काफी हार्ड वर्क इंसान थे और अपनी फाइनेंशियल नॉलेज न होने के कारण वो जिंदगी भर गरीब रहे, इसलिए ऑथर उन्हें पुअर डैड कहकर बुलाते थे। वहीं दूसरी ओर ऑथर के दूसरे पिता जो दरअसल उनके दोस्त माइक के पिता थे, वो काफी कम पढ़े लिखे थे पर अपनी फाइनेंशियल नॉलेज अच्छी होने के कारण वो अपने टाउन के सबसे अमीर आदमी और सबसे बड़े बिजनेसमैन में से एक थे, जिन्हें ऑथर रिच डैड कहकर बुलाते हैं। पर ऑथर जब ये 6 लेसन सीख रहे थे तो उस टाइम प्रॉब्लम ये थी कि रिच डैड ना ही रिच थे और पुअर डैडी ना ही पुअर। अब ऑथर को ये फैसला करना था कि वो किसके बताए गए रास्ते पर चलेंगे। एक डैडी का कहना था कि स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लाओ, अच्छी कंपनी में एक सुरक्षित नौकरी ढूंढो, या फिर पैसे का मोह ही सभी बुराइयों की जड़ है। वहीं दूसरे डैडी यानी रिच डैडी कहते थे कि अगर तुम्हें सीखना है तो अपनी जिंदगी से सीखो, उससे अच्छा टीचर इस दुनिया में कोई नहीं, या फिर पैसे की कमी ही सभी बुराइयों की जड़ है। दोनों डैडी की सलाह बहुत अलग अलग थी, तो फाइनली ऑथर ने रिच डैड को चुना। उनके बताए गए रास्तों पर वो चलते रहे। तो लेसन नंबर 1 हमें बताता है कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। लालच और डर 2 ऐसी चीज है जो हमें ऐसे ट्रैप में फंसाती हैं जिससे हम पैसे के लिए कड़ी मेहनत करते रहते हैं। पैसे ना होने का डर और लालच हमें उस गधे की तरह बना देता है जिसके आगे गाजर लगी हो। गधा थोड़ी मेहनत करता है ताकि वो गाजर को खा सके और वो गाजर खाने के लिए दिन पर दिन कड़ी मेहनत करता रहता है, ये सोचकर कि वो एक ना एक दिन उस गाजर को खा ही लेगा। पर लास्ट में आकर उसे पता चलता है कि असल में वो गाजर है ही नहीं, वो तो बस एक छलावा था। दोस्तों पैसे ना होने की डर की वजह से हमें पैसे के लिए कड़ी मेहनत करने का मोटिवेशन आता है। इसके बाद जब हमारी जॉब से हमारी सैलरी आती है तो हमें लालच या इच्छा की भावना जाग जाती है। पैसे होने पर हम उन बढ़िया चीजों के बारे में सोचने लगते हैं जो पैसे से खरीदी जा सकती है और हम इस तरह एक लाइफ के पैटर्न में फंस जाते हैं। सुबह जागो, काम पर जाओ, पैसे आने पर खर्च करो, इस तरह हम इस पैटर्न में फंसते चले जाते हैं और इसके आगे हम कुछ भी सोच नहीं पाते। ऑथर कहते हैं कि अगर आपके मन में पैसे ना होने का डर जाग जाए तो तुरंत ही नौकरी ढूंढने के लिए दौड़ मत लगाओ, ताकि कुछ रुपए के सारे उन डर को मारा जा सके। ये करने के बजाय आप खुद से सवाल पूछिए कि क्या लंबे टाइम में इस डर का सबसे बढ़िया इलाज नौकरी है। मेरे ख्याल से इसका जवाब ना है। जब पैसे ना होने का डर आपके अंदर से खत्म हो जाता है तो आप ऐसी चीजें भी देख पाएंगे जिससे पैसा आपके लिए काम करे। जैसे रॉबर्ट और माइक अपने रिच डैड के स्टोर में मिस मार्टिन के साथ बिना कोई पैसे लिए काम कर रहे थे। तब रॉबर्ट ने देखा कि मार्टिन कुछ पुरानी कॉमिक के पहले पेज को फाड़ कर अपने पास रख लेती थी, बाकी की बची हुई कॉमिक एक डिस्ट्रीब्यूटर को दे देती थी। रॉबर्ट ने उन डिस्ट्रीब्यूटर से पूछा कि क्या आप ये कॉमिक मुझे दे सकते हैं, तो उस डिस्ट्रीब्यूटर में एक शर्त में उन्हें कॉमिक दी कि तुम उसे दोबारा नहीं बेचोगे। रॉबर्ट ने उनके शर्त को मान लिया और कुछ ही महीनों में सैकड़ों कॉमिक बुक उनके पास हो गई थी। फिर उन्होंने एक कॉमिक बुक की लाइब्रेरी खोली जिसकी देखभाल के लिए उन्होंने माइक की छोटी बहन को रखा। स्कूल से आने के बाद 2:30 से 4:30 तक लाइब्रेरी खुली रहती और वो हर एक बच्चे से 10 सेंट लिया करते थे। इस तरह ऑथर ने बचपन में ही अपना पहला बिजनेस स्टार्ट किया और वो एक हफ्ते में $9.5 कमाने में कामयाब रहे और उसमें से $1 माइक की बहन को दे दिया जाता क्योंकि वो लाइब्रेरी की देखभाल करती थी। इस तरह ऑथर ने सबसे पहले अपने लिए पैसे से काम करवाया। रूल नंबर 2 हमें बताता है कि आखिर हमें पैसे की समझ क्यों समझनी चाहिए। अगर आप लोग ना ये सोचते हैं कि आपके पास ढेर सारा पैसा आ गया तो आपकी सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, तो आप एकदम गलत सोच रहे हैं। मैक्सिमम लोग अपनी पूरी जिंदगी ये नहीं समझ पाते कि आखिर असल में बात ये नहीं कि आप कितना पैसा कमा पाते हैं, बल्कि बात तो ये है कि आप उस कमाए गए पैसे को अपने पास कितने टाइम तक रख पाते हैं। आपने उन लॉटरी जीतने वालों की कहानी तो सुनी होगी जो अचानक ही अमीर बन जाते हैं और उनके पास पैसे की समझ नहीं होती तो वो दोबारा से गरीब बन जाते हैं। अगर आप अपने पैसे के साम्राज्य को बड़ा करना चाहते हैं तो आपको अपने फाइनेंशियल आईक्यू और पैसे की समझ को ज्यादा बड़ा करना होगा। ठीक उसी तरह जैसे अगर आपको एक एम्पायर स्टेट बिल्डिंग खड़ी करनी है तो आपको बड़ा गड्ढा खोदना होगा और एक मजबूत
मजबूत नींव डालनी होगी। वहीं अगर आप एक छोटा सा घर बनाना चाहते हैं तो आपको एक 6 इंच की स्लैब डालनी होगी। पर ज्यादातर लोगों की प्रॉब्लम ये होती है कि वो 6 इंच की स्लैब में एक एम्पायर बिल्डिंग स्टेट खड़ी करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि जो हमारे सामने पैसे की प्रॉब्लम खड़ी हुई है उसे सिर्फ अमीर होकर ही सॉल्व किया जा सकता है। तो अगर हमें पैसे की समझना है और अमीर बनना है तो हमें एसेट और लायबिलिटीज के बीच का फर्क समझना होगा। अगर हमने इन दोनों के बीच का फर्क समझ लिया तो हमारी पूरी लाइफ की पैसे की तंगी खत्म हो जाएगी। ऑथर कहते हैं हमें हमेशा एसेट खरीदने चाहिए, यही दौलत का नियम है। ये बहुत आसान लगता है पर कई लोगों को ये पता नहीं होता कि ये रूल कितना इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम लोग पैसे की समस्या से सिर्फ इसलिए जूझते रहते हैं क्योंकि उन्हें ये पता ही नहीं होता कि एसेट और लायबिलिटीज में क्या फर्क है। अमीर लोग हमेशा एसेट खरीदते हैं, वहीं गरीब और मिडिल क्लास फैमिली हमेशा लायबिलिटीज खरीदती है। और मजे की बात तो ये है कि उन्हें लगता है कि वो एसेट इकट्ठे कर रहे हैं। तो एसेट को समझना बहुत ही आसान है। अमीर डैडी कहते थे कि एसेट शब्दों से नहीं अंकों से पढ़ा जाता है। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको अंकों को पढ़ना और उन्हें समझना आना चाहिए। एसेट वो होता है जो हमारी जेब में पैसे डालता रहता है, वहीं लायबिलिटीज वो होती है जो हमारे जेब से पैसे निकालती रहती है। जैसे आप एक महंगी कार लेते हैं तो वो लायबिलिटीज बन जाती है, उसके मेंटेनेंस का चार्ज आपके जेब से पैसे हमेशा निकालता रहेगा। और अगर आप उसी कंपनी के स्टॉक खरीद लेते हैं, अगर वो अच्छी कंपनी है तो आपके पैसे हमेशा ग्रो होते रहेंगे, यानी आपकी जेब में पैसा आता रहेगा। चलिए इसे थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए हम एक गरीब आदमी, मिडिल क्लास और अमीर आदमी के कैश फ्लो पैटर्न को देख लेते हैं। गरीब आदमी की इनकम उनकी सैलरी से होती है और अपनी बेसिक जरूरतों को पूरे करने के बाद अगर उसके पास कुछ पैसे बचते हैं तो वो अपने बचे हुए पैसे कपड़ों, इंजॉय या फिर ट्रेवल में खर्च कर देता है और एसेट का एक दाना भी नहीं खरीदता। मिडिल क्लास की भी इनकम उनकी सैलरी से होती है और वो अपनी बेसिक जरूरतें पूरे करने के बाद लायबिलिटीज में पैसे खर्च करता रहता है, जैसे क्रेडिट कार्ड का लोन, महंगा फोन, महंगी कार, पर्सनल लोन या फिर हाउस लोन। अमीर आदमी की इनकम उनके एसेट वाले कॉलम से होती है, जैसे डिविडेंड, इंटरेस्ट, रेंट, रॉयल्टी, कोई बिजनेस एक्सेट्रा। वो अपनी बेसिक जरूरतें पूरे करने के बाद एसेट वाले कॉलम को बढ़ाते रहते हैं, जिससे उनकी इनकम आती रहती है। और पैसे की तंगी का एक कारण हमारा स्कूल एजुकेशन भी है, क्योंकि स्कूल छोड़ते टाइम पैसे की हमारे अंदर कोई भी समझ नहीं होती। करोड़ों पढ़े लिखे लोग अपने कारोबार में तो सफल हो जाते हैं पर बाद में वो पैसे की तंगी से जूझते रहते हैं। हमारे स्कूली एजुकेशन में हमें ये तो बताया जाता है कि एक एम्प्लॉय बनकर पैसे कैसे कमाया जाए, पर हमें ये नहीं बताया जाता कि उन्हें पैसे को खर्च किस तरह किया जाए, पैसे बनाने के बाद उसका किस तरह इस्तेमाल किया जाए। इसलिए अपने पैसे की समझ को विकसित कीजिए और लायबिलिटीज खरीदने के बजाय एसेट खरीदने पर ज्यादा ध्यान दीजिए। तो रूल नंबर 3 हमें बताता है माइंड योर ओन बिजनेस। हम एक प्रोफेशन के रूप में अपनी पूरी लाइफ दूसरों के लिए काम करते रहते हैं, कोई इंजीनियर बनकर, कोई डॉक्टर बनकर, कोई वकील बनकर या फिर कोई अदर एम्प्लॉय बनकर। लोग प्रोफेशन और बिजनेस के बीच के अंतर को नहीं समझ पाते, वो अपने प्रोफेशन को ही अपना बिजनेस समझ बैठते हैं। एक बार ऑथर ने रॉय से पूछा, रॉय तुम्हारा बिजनेस क्या है? रॉय, मैं एक बैंकर हूँ। ऑथर, क्या बैंक तुम्हारा है? रॉय, नहीं, मैं वहाँ काम करता हूँ। इस तरह रॉय अपने प्रोफेशन को अपना बिजनेस समझ बैठा था। तो आज से ही अपने प्रोफेशन के साथ अपने काम से काम रखना शुरू कर दो, यानी अपना बिजनेस बनाना शुरू कर दो। और अगर हम बात करें मैकडॉनल्ड के ऑनर रे क्रॉक की, तो उनका प्रोफेशन एक सेल्समैन था। वो एक टाइम मिल्क शेक के लिए मिक्सर बेचा करते थे, कुछ टाइम बाद वो हैमबर्गर की फ्रेंचाइजी बेचने लगे। रे क्रॉक ने खुद कहा था कि मेरा असली बिजनेस हैमबर्गर की फ्रेंचाइजी बेचना नहीं बल्कि रियल एस्टेट है। वे हैमबर्गर की फ्रेंचाइजी बेचते बेचते दुनिया के कई ऐसे रियल एस्टेट के मालिक बन गए थे जो बहुत ही ज्यादा कीमती थे। और ऑथर कभी भी ये सलाह नहीं देते कि आप अपनी नौकरी छोड़ दें। आप अपनी नौकरी भी करते रहें और साथ में अपने काम से काम रखना भी शुरू कर दें। और आज के इस इंटरनेट के युग में तो अपने काम से काम रखना काफी आसान हो गया है। आज आप अपनी नौकरी के साथ पार्ट टाइम में अपने काम से काम रखना शुरू कर सकते हैं। और जैसे ही आपके बिजनेस का पोर्टफोलियो आपकी नौकरी से ज्यादा हो जाए तब आप अपनी नौकरी से अलविदा कह सकते हैं और अपने काम से काम रखने के साथ अपने एसेट को भी खरीदना शुरू कर दें। और ऐसी लग्जरी से भी बचते रहें जिनकी कीमत घर लाने पर कम हो जाती है। एक कार की कीमत शोरूम से बाहर निकलते ही 25% कम हो जाती है। तो ऐसी चीजों से बचें और अपने एसेट और अपने बिजनेस को बनाते रहें। आप अपना बिजनेस और एसेट अलग अलग तरीकों से बना सकते हैं। कोई ऐसा बिजनेस करें जिसमें आपके होने की जरूरत ना हो, भले ही आप उसके मालिक हो पर दूसरे लोग उसे चलाते हो। या फिर आप स्टॉक खरीद सकते हैं, बॉन्ड खरीद सकते हैं, म्यूचुअल फंड या फिर कोई भी मुनाफा देने वाला रियल एस्टेट। वो ऐसे ही हर चीज जो कीमती हो और जिसकी कीमत बढ़ती जाए और जो आपको इनकम देती रहे। और जब भी ऑथर अपने काम से काम रखने की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि अपने संपत्ति वाले कॉलम को बनाकर रखो और अपने बिजनेस को बनाते रहो। इसे इस तरह समझें कि जब भी आप $1 अपने संपत्ति वाले कॉलम में डालते हैं तो उसे कभी भी बाहर ना निकालें। जब भी $1 आपकी संपत्ति वाले कॉलम में जाता
जाता है तो वो आपका एक एम्प्लॉय बन जाता है जो आपके लिए दिन में 24 घंटे काम करता है। और जैसे जैसे आपके संपत्ति वाला कॉलम बड़ा होता है तो आपका कैश फ्लो भी बढ़ता रहता है। और जब हमारा कैश फ्लो काफी बढ़ जाए तब हम अपनी मनचाही लग्जरियों को खरीद सकते हैं। और लग्जरियां खरीदने की बात करें तो अमीर लोग सबसे लास्ट में लग्जरियां खरीदते हैं, वही मिडिल क्लास लोग लग्जरी सबसे पहले खरीदता है। अमीर लोग पहले अपनी संपत्ति यानी एसिड बनाते हैं, फिर उसके बाद उस एसिड से जो भी इनकम आती है उससे वो लग्जरी खरीदते हैं। और मिडिल क्लास अपनी इनकम से ही लग्जरियां खरीद लेता है ताकि वो अमीर दिख सके। तो दोस्तों पहले अपना एसिड खरीदे, उसके बाद लग्जरी। तो रूल नंबर 4 हमें बताता है टैक्स हिस्ट्री एंड पावर ऑफ कॉर्पोरेशन। आप सभी लोगों ने बचपन में रॉबिन हुड की कहानी तो जरूर सुनी होगी, जो अमीरों के खजानों को लूटकर गरीबों में बांट दिया करता था। आज भी रॉबिन हुड के फॉलोअर्स ये कहते हैं कि अमीर लोग पैसे आखिर क्यों नहीं देते, या फिर अमीरों से ज्यादा टैक्स वसूला जाए और उन्हें गरीबों में बांट दिया जाए। रॉबिन हुड का यही विचार कि अमीरों के खजानों को लूटा जाए, यही आज टैक्स के रूप में उभर कर आया और सरकारों ने टैक्स लगाना शुरू कर दिया। वैसे तो स्टार्टिंग में टैक्स सिर्फ अमीर लोगों के लिए लगाया जाता था, पर जैसे जैसे पैसे की भूख बढ़ती गई यह मिडिल क्लास और गरीब लोगों पर भी टैक्स लगना शुरू हो गया। पर जहां मिडिल क्लास और गरीब लोग टैक्स देते रहे, वहीं अमीरों ने अपनी समझ और कॉर्पोरेशन के दम से इन टैक्स से बचने के उपाय ढूंढ लिए। जैसे कि हर समुद्री यात्रा के खजाने के जोखिम से बचने के लिए अमीर लोगों ने कॉर्पोरेशन का यूज किया। अमीर लोग समुद्री यात्रा के लिए पैसे जुटाने के लिए कॉर्पोरेशन में अपना पैसा डालते थे, फिर ये कॉर्पोरेशन न्यू वर्ल्ड में खजाने की खोज के लिए नाविकों को भर्ती किया करती थी। अगर जहाज डूब जाता तो नाविकों की जान जाती थी और अमीरों का सिर्फ इतना नुकसान होता कि उनका पैसा डूब जाता। इस तरह अलग अलग फील्ड में कॉर्पोरेशन का यूज कर अमीर लोग अपने टैक्स को बचाते रहे। गरीब और मिडिल क्लास लोग रेड रेस में फंसे हुए होते हैं। उनका मानना होता है कि पहले स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लाओ, फिर एक सुरक्षित नौकरी ढूंढो, उसके बाद टैक्स दो और अपने लिए पैसे बचाओ। तो इसी रेड रेस से हमें बाहर निकलने के लिए और टैक्स से बचने के लिए हमें इन 4 चीजों को समझना होगा। नंबर 1 है अकाउंटिंग। ये फाइनेंशियल एजुकेशन की नींव है। हम जितने ज्यादा पैसे के लिए जिम्मेदार होंगे उतनी ज्यादा हमें इसकी बारीकियों को समझना होगा, वरना हमारा पूरा साम्राज्य ताश के पत्ते के महल की तरह बिखर जाएगा। हम इसकी मदद से किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ और समझ सकते हैं। इस योग्यता से हम किसी भी बिजनेस की मजबूतियों और कमजोरियों को पहचान सकते हैं। नंबर 2 है इन्वेस्टिंग, जिसे पैसे से पैसे बनाने की कला कहा जाता है। नंबर 3 है मार्केट की समझ। अगर आप मार्केट की समझ नहीं रखते तो आप थोड़ी टाइम में मार्केट से बाहर हो जाएंगे। अगर आप लोगों के इमोशनल नहीं पढ़ सकते और उन्हें किस चीज की जरूरत है ये नहीं जान सकते तो आप मार्केट को नहीं समझ पाएंगे। और नंबर 4 है कॉर्पोरेशन रूल। एक कॉर्पोरेशन ऐसी चीज कर सकता है जो एक आदमी नहीं कर सकता। जैसे कि कॉर्पोरेशन टैक्स देने से पहले खर्च कर सकता है। कॉर्पोरेशन बहुत ही रोमांचक होता है, पर इसके अंदर घुसना तब तक जरूरी नहीं जब तक आपका बिजनेस या संपत्ति बहुत ही बड़ी ना हो। एक एम्प्लॉय पहले कमाता है, टैक्स चुकाता है और फिर जो बचता है उससे अपना खर्च चलाता है, जबकि एक कॉर्पोरेशन जितना खर्च कर सकता है उतना करता है, फिर जो बची हुई रकम होती है उससे टैक्स चुकाता है। यही अमीर द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला सबसे बड़ा कानूनी बचाव का रास्ता है। रूल नंबर 5 हमें बताता है रिच पीपल मनी मेक इन्वेंशन, यानी अमीर लोग पैसा बनाते हैं। वो इस थ्योरी को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते कि हार्डवर्क करके पैसे कमाओ, फिर बचाओ और 50 से 60 साल की उम्र में करोड़पति बन जाओ। वो अपने फाइनेंशियल IQ को डेवलप करते रहते हैं, पर कई लोगों को ये बहुत ज्यादा डरावना लगता है। मैक्सिमम लोग पैसे के बारे में सेफ एंड सिक्योर गेम खेलना पसंद करते हैं। वो कहते हैं कि जब हमारा सब कुछ ठीक चल रहा है तो रिस्क क्यों लिया जाए, अपने फाइनेंशियल IQ को बढ़ाने का झंझट आखिर क्यों पाला जाए, और मैं पैसे की समझ आखिर क्यों समझूं। तो इन सब सवालों का सिर्फ एक जवाब है, ताकि हमारे पास दौलत बनाने के कई ज्यादा ऑप्शन हो। क्योंकि आगे आने वाले सालों में दुनिया में बहुत बड़े चेंजेस होंगे। बिल गेट्स की तरह सैकड़ों लोग होंगे। दुनिया भर में हर साल माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां खुलेंगी, बंद होंगी या फिर दिवालिया हो जाएंगी। इसलिए आपको अपना फाइनेंशियल IQ बढ़ाना होगा। दुनिया में हो रहे परिवर्तन से डरने के बजाय आपको उसे गले लगाकर उससे बेनिफिट लेना होगा। फाइनेंशियल IQ के जरिए आप उन बेनिफिट को भी देख पाएंगे जो आम लोग नहीं देख पाते, और उस चेंज को जल्दी से अपनाकर आप अपनी दौलत बना सकते हैं। जैसे अभी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने बहुत ज्यादा तेजी से विकास किया। कुछ रिटेल वाले हाथ पर हाथ रखकर रोते रहे, वहीं कुछ लोगों ने इस परिवर्तन को गले लगाया और अपनी ढेर सारी दौलत भी बनाई। इसलिए आपकी फाइनेंशियल बुद्धि जितनी बड़ी होगी आपके पास उतने ही ज्यादा ऑप्शन होंगे। अब जरा सोचे, अगर आपको कोई भी मौका नहीं मिल रहा और ना ही आपके पास कोई भी पैसा है, आपके रिश्तेदार बैंक लोन देने से आपको मना कर देते हैं, तो आपको सोचना होगा और ये उम्मीद लगानी होगी कि अगर मैं एक लेमन
लेमन भी बेचता हूँ तो मैं उसे लाखों लेमन में कैसे बदल सकता हूँ, मैं कितने तरीकों से एक लेमन को लाखों लेमन में बदलूंगा। बस यही फाइनेंशियल बुद्धि यानी माइंडसेट है। और जो हमारे पास हमारी सबसे बड़ी दौलत है वो है हमारा दिमाग। अगर फाइनेंस के बारे में हम इसे अच्छी तरह से एजुकेट कर दें तो ये हमें ढेर सारी दौलत भी बनाकर दे सकता है। दौलत बनाने का एक छोटा सा पर्सनल एग्जांपल ऑथर ने भी दिया है। 1990 के दशक में अर्थव्यवस्था काफी डाउन हो गई थी। ऑथर का सारा पैसा स्टॉक मार्केट में फंसा हुआ था और ना ही उनके पास कोई नगद कैश था। उस टाइम रियल एस्टेट के भाव भी काफी तेजी से नीचे आ गए थे। दिवालिया वकील ऑफिस इन जगहों पर $75,000 का घर सिर्फ $20,000 में भी खरीदा जा सकता था। ऑथर ने अपने फ्रेंड से $20,000 का लोन लिया जिसके 90 दिन का ब्याज $200 था। फिर जब अर्थव्यवस्था थोड़ी ठीक हुई तो न्यूज़पेपर में ऑथर ने हेडलाइन डाली कि $75,000 का घर सिर्फ $60,000 में मिल रहा है। उनका वो घर कुछ ही पल में बिक गया। ऑथर ने अपने दोस्त से लिए $20,000 के साथ $200 का ब्याज उन्हें दे दिया। अब घर खरीदने वाला भी खुश था, ऑथर का दोस्त भी खुश था और ऑथर भी बहुत ज्यादा खुश थे। 20,000 का घर उन्होंने 60,000 में बेच दिया जिससे उनकी संपत्ति के कॉलर में $40,000 आ गए थे, वो भी बिना किसी टैक्स के। तो अब आपके पास दो तरीके हैं। एक वो तरीका जो स्कूल में बताया जाता है, कड़ी मेहनत करो, टैक्स दो, फिर बचाओ और उस बचे हुए पैसे पर भी टैक्स दो। या फिर पैसे की समझ को विकसित करो, थोड़ा टाइम निकालकर अपने दिमाग और संपत्ति वाले कॉलम का इस्तेमाल करो। और अगर आपने इसका इस्तेमाल ठीक से कर लिया तो आप ऐसे मौके देख पाएंगे जो दूसरे लोगों को दिखाई नहीं देते और उन मौकों की वजह से आप अपनी दौलत बना पाएंगे। तो रूल नंबर 6 हमें बताता है कि हमेशा सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए नहीं। ऑथर के पुअर डैड का मानना था कि हमें हमेशा एक चीज पर एक्सपर्टीज हासिल कर लेनी चाहिए। ऐसे लोगों की स्कूल और समाज में काफी रिस्पेक्ट होती है। हमें कम से कम चीजों के बारे में ज्यादा जानना चाहिए या फिर पढ़ना चाहिए। पर रिच डैड ठीक उसका उल्टा बताया करते थे। वो कहते थे कि आपको हर चीज के बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। इसलिए ऑथर ने भी रिच डैड की कंपनी में कई अलग अलग डिपार्टमेंट में सालों तक काम किया ताकि वो हर डिपार्टमेंट की मोटी मोटी बातों को समझ सके। रिच डैड चाहते थे कि उनके बड़े बिजनेस के हर एक पहलू के बारे में वो थोड़ी थोड़ी जानकारी रखे। ऑथर ने अपनी मर्चेंट नेवी की स्टैंडर्ड ऑयल वाली नौकरी छोड़ दी थी, जिस नौकरी में हाई सैलरी थी, प्रमोशन के अच्छे मौके थे और काफी खाली टाइम था और भी बहुत सारे फायदे इस नौकरी में थे। जैसे ही ऑथर ने नौकरी छोड़ी उनके पढ़े लिखे डैडी को बहुत ज्यादा दुख हुआ। वही उनके रिच डैडी ने उन्हें शाबाशी दी क्योंकि एक डैडी के लिए नौकरी की सुरक्षा ही सब कुछ थी और दूसरे के लिए सीखना ही सब कुछ था। एक डैडी का विचार था कि ऑथरशिप का ऑफिसर बनने के लिए उन्होंने एजुकेशन ली थी और एक डैडी जानते थे कि ऑथर इंटरनेशनल बिजनेस की नॉलेज लेने के लिए मर्चेंट नेवी में गए थे। फिर 1973 में ऑथर ने जेरोक्स कंपनी ज्वाइन कर ली। उस कंपनी में नौकरी करने का सबसे मेन कारण ये था कि ऑथर बहुत ज्यादा शर्मीले थे। किसी भी चीज को सेल करने का विचार ही उनके मन को डरा देता था। उन्होंने वहाँ 4 साल तक काम किया और टॉप 5 सेल्समैन से एक बन गए। अब उनके अंदर किसी का भी दरवाजा खटखटाने और रिजेक्ट होने का डर पूरी तरीके से खत्म हो चुका था। ऑथर ने एक फिर हाई सैलरी और एक बढ़िया करियर वाली नौकरी छोड़ दी। उन्होंने जो सीखना था वो सीख लिया। हर जगह अलग अलग अनुभव लेने के बाद उन्होंने अपने वॉलेट का बिजनेस शुरू किया और उस बिजनेस को इंटरनेशनल लेवल तक लेकर गए, जहां वो अपनी हाई सैलरी वाली नौकरी से कहीं ज्यादा कमा लिया करते थे। इसलिए आपको अपनी नौकरी ढूंढते टाइम इस बात का ध्यान कम रखना चाहिए कि आप कितना कमा रहे हैं और इस बात का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए कि आप कितना सीख रहे हैं। दोस्तों, अगर आपका नजरिया सिर्फ महीने की एक सैलरी से दूसरी सैलरी तक पहुंच पाता है और हमेशा एक बेहतर करियर को ढूंढता रहता है तो ये बात हमेशा याद रख लें, क्योंकि लॉन्ग टर्म में शिक्षा पैसे से कई ज्यादा महत्व रखती है। लोग अपनी नौकरी से सीखने के बजाय एक कंपनी को बदलकर दूसरी कंपनी में जाना ज्यादा पसंद करते हैं। तो क्यों ना कमाने के जगह सीखने पर ज्यादा फोकस किया जाए। कम समय में हो सकता है कि हमारी इनकम कम हो, पर लंबे समय में इसका बहुत ज्यादा फायदा होता है। हमें एक अच्छा सीखने वाले, बेचने वाले और बेस्ट मार्केटिंग करने वाले के अलावा हमें एक अच्छा टीचर और एक अच्छा स्टूडेंट भी बनने की जरूरत है, ताकि हम किसी भी चीज को जल्दी से जल्दी सीख सकें और अपने कॉर्पोरेशन टीम को उसे सिखा सकें। तो दोस्तों, प्लस पॉइंट बताने से पहले मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपने इस वीडियो से कुछ नहीं सीखा तो वीडियो को डिसलाइक कर भी आप जा सकते हैं। तो प्लस पॉइंट ये है कि अगर आपकी इनकम कुछ भी है, चाहे आपकी इनकम बहुत ज्यादा है या बहुत कम है, तो अपनी इनकम का कम से कम 10% बचाकर उसे इन्वेस्ट करें। यही रूल द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन बुक में हमने बताया है, जिसकी बुक समरी हमने चैनल पर अपलोड की है। आप चाहें तो उसे जाकर भी देख सकते हैं। और जैसे जैसे आपके इन्वेस्ट करने की हैबिट डलती जाएगी, आप अपने इनकम का 10% से बढ़ाकर 20%, 30% भी कर सकते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।